हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 का दूसरा अध्याय गणित का एक चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2.1 को बताने जा रहा हूं। उसे आप कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए कि किस तरह से इसको आपको हल करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हम इसको हल कैसे करते हैं, जो कि हमारा संख्या दिया हुआ है x-2 बराबर 7। तो ये एक बात हमेशा याद रखना है कि जैसे ABCD से लेकर के Z तक या क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक, I से लेकर के अह तक, ये सब शब्दों में यदि किसी भी गणित में कोई भी शब्द दिया हुआ हो तो उसे चर संख्या बोला जाता है। और अंकों में दिया है तो वह मतलब अचर संख्या तो होता ही है, तो उसके लिए हमें मतलब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है तो इसमें चरों की संख्या को ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। अब पहला प्रश्न था x-2 बराबर 7। तो x घटाओ 2 बराबर 7 में हम सबसे पहले यानी कि प्रश्न को लिखने के बाद x-2 में 2 को, जैसा कि यहाँ आप राइट साइड में लिख दोगे ब्रैकेट में कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। अब ये 2 आया कहाँ से, कौन है 2, कैसे मालूम पड़ेगा कि 2 जोड़ना है कि क्या जोड़ना है। तो हम यहाँ देखते हैं ऊपर प्रश्न में कि x-2 x के यानी चर वाली संख्या के साथ जो भी अंक हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जो भी हो, उसी को बाएं पक्ष में यानी बराबर के पहले की संख्या को बाएं पक्ष और बराबर के बाद की संख्या को दाएं पक्ष कहते हैं। तो बाएं पक्ष में जो संख्या दिया हुआ है चर संख्या के साथ, उसमें उसी संख्या को अगर -2 है तो +2 करना है, +2 होता तो -2, यानी अगर माइनस में दिया है तो जोड़ना पड़ेगा, प्लस में दिया है तो उसको घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर x के बाद -2 दिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर 2 को जोड़ा गया दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। तो जब हम -2 के बाद +2 करके बराबर दाएं पक्ष में 7 + 2 करते हैं तो हमारा 2 और 2 कट जाएगा, तो x बराबर 7 और 2 9 प्राप्त होगा। इसलिए हम ये लिखना महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो y + 3 बराबर 10। यहाँ पर y के साथ +3 दिया है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब हम ऐसा लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 को घटाने से। दोनों पक्षों में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो देखो कैसे क्या बनता है। यहाँ पर क्यों 3 को घटाया जा रहा है, कारण कि यहाँ पर y के बाद +3 दिया है तो घटाना पड़ेगा। तो y + 3 में 3 घटा दिया, बराबर करके 10 में से 3 घटा दिया, तो हमें जवाब जो है 3 और 3 बाएं पक्ष का कट जाएगा और y बराबर 7 प्राप्त होगा। तो इसी तरह से मित्रों आपको क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 3 अच्छा एक देख लो, निम्न को हल कीजिए। तो यहाँ है 6 बराबर z+2। तो 6 बराबर z+2 में हमारा प्रश्न देखिए, यहाँ पर बाएं पक्ष में तो खाली 6 दिया है और दाएं पक्ष में z+2 दिया है। तो इसमें z के साथ +2 है तो हम 2 को घटाएंगे दोनों तरफ। तो 6 बराबर z+2 में 6 - 2 बराबर z+2 - 2। तो 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 बचेगा, और ये तो z+2 जो था तो वो तो दोनों कट जाएगा, तो z बराबर हमारा 4 प्राप्त होगा। अब ठीक इसी तरह से आपको जो है ये चौथे प्रश्न को करना है। ये तो परिमेय संख्या, जब कभी भी बटे में संख्या आती है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और ये क्या है उसे देखते हैं। और ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अब इसे हल कैसे करते हैं देखते हैं। 3/7 + x बराबर 17/7। अब 17/7 आया कैसे वो देखते हैं, यानी कि 17/7 तो उसका टोटल योग है। तो अब हम क्या करेंगे, x के साथ कौन है, 3/7 है, तो दोनों पक्षों में से हम क्या करेंगे 3/7 को घटा देंगे। तो 3/7 - x 3/7 करेंगे तो ये तो कट जाएगा पूरी तरह, और क्योंकि नीचे की संख्या सेम है तो सीधा का सीधा मतलब कि हम एक संख्या को ले सकते हैं। 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और 0/7 होगा तो 0/7 का मतलब 0 ही आता है, और बराबर 17/7 - 3/7। तो इसमें हम देखते हैं कि नीचे की हर वाली संख्या समान है। जब हर की संख्या समान होती है तो अंश वाली संख्या को सीधा घटा दिया जाता है। तो 17 में से x बराबर 17 में से 3 को घटा देंगे, बटे 7 कर देंगे, तो 17 में से 3 घटाने पर बचा 14, 14/7 आया। अब 14/7 हम ये देखते हैं कि 14/7 क्या है, एक ही पहाड़े में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो 14/7 को देखो तो 7 के पहाड़े में ये 2 बार में आता है, तो हम इसको काटेंगे जब तो x/2 प्राप्त होगा। अब
5वां प्रश्न हमारा आया, इसे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए तो इसमें देखिए 6 के, अभी तक तो x अकेला आता था, अब 6 के साथ x के साथ 6 आया हुआ है, फिर बराबर 12 दिया है। तो ऐसा प्रश्न हल करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों में, अभी तो x के अकेला था, उसके साथ कुछ नहीं था, जोड़ और घटाव का चिन्ह था संख्याओं में, तो हमने घटाव और जोड़ किया। तो अब यहाँ पर अगर x के या चर वाली संख्या के साथ कोई दूसरी संख्या भी दी हुई है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 6 से भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में जब हम 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो x/6 बराबर 12/6। तो x/6 का मतलब खाली x हो जाएगा, और फिर 12/6 का मतलब 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी x बराबर 2 हमें प्राप्त होगा। ये याद रखना कि चर संख्या के साथ अगर कोई है, बिना मतलब कि चर संख्या के साथ गुणनखंड रूप में अगर कोई है तो उसमें भाग, दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा उसका। और अगर प्लस या माइनस करके चर संख्या के साथ कोई है तो उसमें जोड़ या घटाव करके आप इसे हल करोगे। अब इसी तरह आपको प्रश्न संख्या 6 आपको 6 करना है, 7 करना है, और 7 को एक बार अच्छा बता देता हूँ। निम्नलिखित को हल कीजिए। तो 2x/3 बराबर 18 है, तो 2x/3 बराबर 18 है। तो अगर ऐसा कुछ आया कि यानी कि x जो है एक परिमेय संख्या में हो, तो उसके लिए हमें परिमेय संख्या के नीचे जो हर वाली संख्या होती है, उन दोनों हर वाली यानी उस हर वाली संख्या का बाएं पक्ष और दाएं पक्ष से गुणा करना होता है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 2x/3 2x/3 गुणे 3 बराबर 18, दाएं पक्ष में 18 गुणे 3 किया। तो अब हम इसको जब गुणा करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ 2x बचा, फिर इसके बाद 18 में 3 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 54 आएगा, सॉरी 54 आएगा, 18 54 होता है। अब 2x के साथ 54 आया, 2x के साथ जब 54 आएगा तो हम क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसकी तरह हल करेंगे कि 2x बराबर 54 होगा, तो x बराबर जो है 54/2 कर देंगे, तो 54/2 करेंगे तो 27 बचेगा। यहाँ जैसा कि यहाँ दिया है दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो आप इस तरह से इसका जवाब ला सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी ठीक इसी तरह से आपको करना है, जैसा कि दिया है प्रश्न हमारा 1.6 बराबर y/1.5। तो 1.5 का गुणा दोनों पक्षों में करना है। 1.5 का गुणा जब आप दोनों पक्षों में करोगे तो बाएं पक्ष में 2.40 आएगा और दाएं पक्ष में सिर्फ y आएगा। तो y बराबर 2.40 जो है वो आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित को हल कीजिए। प्रश्न है 7x - 9 बराबर 16। तो जब ऐसा आया कि चर संख्या के साथ भी कोई संख्या दिया हो, माइनस भी दिया हुआ हो, और फिर बराबर का योग भी हो बाएं पक्ष, यानी कि 3 चरण में अगर ये है तो त्रिपदी है, तो 7x। अब हम 9 को क्या करेंगे, एक में 9 है तो 9 को दोनों पक्षों में पहले जोड़ होगा, क्योंकि 7x के बाद माइनस का चिन्ह है इसलिए जोड़ होगा। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो 7x - 9 + 9 बराबर 16 + 9 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 7x, यहाँ तो 9 कट गया माइनस और प्लस का, तो 9 और 9 कट गया, तो यहाँ 7x बचा और 16 में 9 जोड़ देंगे तो 25 आएगा। तो 7x बराबर 25 हो गया, तो x बराबर हम 25/7 लिख सकते हैं, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, वो कटने वाला नहीं है। आप चाहो तो दोनों पक्षों में जो है इस तरह से 25 में 7 का भाग दे दो, 7x में 7 का भाग दे दोगे तो 7 और 7 तो कट जाएगा, लेकिन ये 25/7 जो है वो नहीं कटेगा। तो x बराबर 25/7 आप आसानी से इसे लिख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 आता है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो 14y - 8 बराबर 13। तो अब यहाँ 14y - 8 बराबर 13 ठीक 9वें की तरह होगा। 14y - 8 दिया है तो दोनों पक्षों में देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 8 को जोड़ने पर, तो 14y में -8 में 8 जोड़ा, फिर 13 में 8 जोड़ दिया, तो 8 और 8 कट गया बाएं पक्ष में, तो 14y बचा, और 13 में 8 जोड़ने पर 21 आया। तो अब दोनों पक्षों में हम मतलब 14y के साथ 14 दिया है तो दोनों पक्षों में 14 से भाग दे देंगे। जब दोनों पक्षों में आप 14 से भाग दोगे तो बाएं पक्ष में 14 कट जाएगा, y बचा, और 21/14 करेंगे तो 21/14 करेंगे तो दोनों जो है
3 के 7 के पहाड़े में दोनों आता है, 21 भी आता है 14 भी आता है, तो हम 7 के पहाड़े से दोनों को काट देंगे। या तो फिर आपको गुणनखंड करना हो तो 21 का गुणनखंड करेंगे हम तो 3 गुणे 7 होगा, और 14 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 7 होगा। तो 7 और 7 मैच करेगा, तो 7 और 7 को काट देंगे जब, तो आपका 3/2 है, y बराबर उसका मान जो है वो मिल जाएगा। अब 11वां प्रश्न आया हमारा। 11वें प्रश्न में बोला है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो 17 + 6p बराबर 9, तो 17 + 6p बराबर 9 जो दिया हुआ है। अब इसमें 17 + 6p - 17 बराबर 9 - 17। अब यहाँ क्यों -17 हो रहा है, तो आपको ये बता दें कि यहाँ देखो 6p के बाद जो है 17 की संख्या दी हुई है, तो सर हमने आपको कहा था कि जब प्लस की संख्या आएगी तो माइनस करना होगा, यानी घटाना पड़ेगा, और घटाव का चिन्ह आएगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस का है, तो इसलिए दोनों पक्षों में से हमने 17 को घटाया। तो पहले पक्ष में जो है वो 6p बचा, और दूसरे पक्ष में -8 बचा। तो p बराबर आप -8/6 लिख सकते हो। -8/6 जो है वो 2 के पहाड़े से दोनों संख्या कट सकती है, तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट काट दो, या तो फिर दोनों अंश और हर का गुणनखंड कर लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार 2 2 2 आएगा, और नीचे 2 है 2 3 6, 2 गुणे 3 आएगा। तो हम 2 और 2 को काट देंगे, तो ऊपर 2 दूनी 4 हो जाए, 4 -4 बचेगा, और नीचे 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका हम देखते हैं कि 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हमारा प्रश्न है बाएं पक्ष में है 5/3 + 1 बराबर 7/15। अब यहाँ मतलब कि परिमेय संख्या में भी दिया है, +1 भी दिया है, 7/15 भी दिया है। तो सबसे पहले +1 वाले को हम हल करते हैं। तो +1 दिया है तो दोनों पक्षों में से 1 को घटाया जाएगा। तो दोनों पक्षों में से 1 घटाएंगे तो बाएं पक्ष में x/3 बचेगा। अब दाएं पक्ष में से जब इसको घटाएंगे तो 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 ही रहेगा, और ऊपर फिर 7 माइनस जो है वो 15 को कर देंगे। तो 7 में से 15 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -8/5 मिलेगा। -8/5। अब हमारा अगला समीकरण हुआ x/3 बराबर -8/15। अब हम x/3 आया है, तो हर वाली संख्या में परिमेय संख्या में दोनों बदल गया, तो हर की संख्या का गुणा दोनों पक्षों में करेंगे, जब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। तो 3 का गुणा यहाँ भी किया, और 3 का गुणा -8/15 में भी किया। तो अब हम देखते हैं कि 3 और 3 यहाँ कट गया, 3 और 15 एक दूसरे से, क्योंकि गुणा क्रॉस कट होता है, इसलिए 3 और 15 को काटेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5 बचा नीचे। तो x बराबर -8/5 जो है वो हमारा जवाब हो जाएगा। हाँ तो मित्रों, अब 2.2 जो है 2 का पहला प्रश्न जो है हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, उसे बताइए। तो सर्वप्रथम जिस संख्या के बारे में हमें मालूम नहीं रहता, हम उस संख्या को किसी भी चर संख्या का नाम दे सकते हैं। तो किसी भी चर संख्या का नाम जब हमें देना है तो हम सबसे पहले बोलेंगे माना वह संख्या क्या है, x है। तो प्रश्न के अनुसार जैसा कि दिया है कि 1/2 किसके गुणे के हैं, उसके योग के। किसके योग के, तो x - 1/2 के। इनका योग कितना आता है, इनको जोड़ घटाव करने पर गुणा करने पर जो है वो 1/8 आता है। तो अब हम इसका समीकरण बनाते हैं कि 2 का गुणा, अब इनका क्या बोला गया है, यहाँ देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि होता है वह संख्या ज्ञात करो, और परिणाम 1/2 से 2 गुना, 1/2 जो है उससे 2 गुना है, तो हम 1/2 में 2 का गुणा कर दें। हाँ तो जब हम 1/2 में 2 का गुणा 1/2 में करते हैं तो 1/2 गुणे मतलब 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में x - 1/2 होगा, फिर बराबर 1/8 गुणे 2 हो जाएगा। तो अब हम दोनों पक्ष में 2 का गुणा किए जब, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो यानी क्रॉस कट तो होता ही है गुणा में, तो ये दोनों को क्रॉस कर देंगे तो खाली x - 1/2 बच्चा बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में 1/4 आएगा, क्योंकि 2 और 8 को एक दूसरे से काटेंगे तो 2 चौक 8 होगा। अब x - 1/2 + 1/2 बराबर 1/4 + 1/2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ x - 1/2 था, तो दोनों पक्षों में 1/2 को जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों पक्षों में 1/2 को जोड़ेंगे तो x अकेला हो जाएगा, और 1/4 यहाँ 1/2 करेंगे तो 2/4 होगा, 1 + 2/4 होगा, और 2 और 1 3, तो x बराबर 3/4 हमें प्राप्त होगा, यानी वह संख्या हमारा 3/4 होगा। अब इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 154
154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम है, तो हम मानते हैं इसके मतलब कि लंबाई या चौड़ाई किसी एक को हम चर संख्या में ले लेते हैं, तो माना इसकी चौड़ाई जो है वो x मीटर है। तो इसीलिए तरल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब 2 गुनी है तो 2x + 2 हो गया। अब इसका परिमाप का सूत्र हम जानते हैं कि 2 × L + B होता है। L यानी लंबाई और B यानी चौड़ाई। L यानी लंबाई होता है और B यानी चौड़ाई होता है। तो अब हम इसका परिमाप जिसका योग कितना है 154 है, तो अब बराबर हमें लंबाई तो मिल गया है, चौड़ाई का पता नहीं है, चौड़ाई मिल गया, लंबाई नहीं मालूम, तो 2 × 2x + 2 + x कर देते हैं। तो हमें योग कितना प्राप्त होता है 154/2, यानी क्योंकि 2 गुना था बराबर। क्यों ऐसा हुआ अभी देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4x हुआ, +2, 2 दूनी 4 हुआ, +x यानी 2x हुआ। तो 4x + 2x 5x हुआ, 5x और फिर 2 दूनी 4, 4 हुआ। अब हम इसमें दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, तो ये दोनों 2 2 कट जाएगा, 154 में 2 का भाग देंगे तो 77 आएगा। और अब हम 77 = 3x + 2 हुआ, तो 77 में अब दोनों 3x के साथ 2 प्लस में है, तो हम दोनों पक्षों में जो है 2 को घटाने पर हमें दाहिनी तरफ लिख देना है कि पक्षों में आप घटा रहे हो कि जोड़ रहे हो कि भाग दे रहे हो कि गुणा कर रहे हो वो। तो दोनों में 77 में से 2 घटाया, 3x में से 3x + 2 में से भी 2 घटाया, तो हमें 75 = 3x प्राप्त हुआ। अब 75 3x में यानी कि दोनों यानी 3x/3 हुआ, तो हम दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देंगे। तो जब दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो 75/3 और 3x/3 मिला, तो ये दोनों कट जाएगा और 15 25 × 75 होता है, 75 में 3 का भाग देंगे तो 25 प्राप्त होगा। अब यानी कि हमें x बराबर कितना प्राप्त हुआ 25। तो जो हमने काल्पनिक मान x रखा था उसका तो मतलब अंकों में मान कितना आ रहा है 25 मीटर। अब तरल तार की लंबाई कितनी है 2x + 2 है, तो x 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा है, तो हम 2 × 25 कर देंगे +2 कर देंगे, तो 2 में 25 का गुणा करेंगे तो 50 होगा, 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52 मीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। अब तरल तार की चौड़ाई तो x माना था हमने, तो x जब माना था तो ये 25 मीटर तो ऑलरेडी आ ही रहा है। अतः तरल तार की लंबाई बराबर 52 मीटर और फिर तरल तार की चौड़ाई बराबर 25 मीटर होगा। अब हमारा अगला प्रॉब्लम सम क्वेश्चन नंबर 3। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 से ही 2/15 यानी 15 चौका 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करना है। हमें 2 भुजा बताना है, आधार मालूम है, कर्ण और मतलब कि लंब कर्ण पता करना है। तो माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं का माप जो है वो x है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कि ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि उसकी 2 भुजाएं बराबर है। तो अब हम देखते हैं क्या है, और एक उसका परिमाप तो दिया हुआ है, जो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, इसलिए 4 से ही 2/15 बराबर 4/3 + x। ठीक, क्यों है x + x 2 बार आया, क्योंकि इसका मतलब कि आधार तो दिया हुआ है अलग, परंतु लंब और कर्ण जो है वो दोनों सेम होगा, क्योंकि 2 भुजाएं हैं तो दोनों भुजा सेम होना चाहिए, तो इसलिए x + x रखा। तो अब बराबर कितना हो जाएगा, तो 62/15, जैसा कि 15 में 4 का गुणा कर दोगे, जितना आएगा उसमें 2 जोड़ दोगे तो 62 होगा, फिर 62/15 रख दोगे, बराबर 4/3 + 2x हो गया। अब 4/3 2x हुआ, तो 3 नीचे दिया है, तो दोनों में से 4/3 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 62/15 - 4/3 और फिर यहाँ 4/3 - 4/3 + 2x हुआ, तो ये दोनों तो कट जाएगा। अब 2x बचा और इधर 62/3 और 3 15 है, तो हम सबसे पहले 15 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 15 ही आएगा। अब 15 में 15 का भाग देंगे तो 62 आएगा, जैसा कि यहाँ 62 लिखा हुआ है। और अब हम 5, यहाँ 5 आया था, तो 5 में 15 में 5 का भाग 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ 20 आ गया। अब इनसे और हर नहीं बदलेगा, जो लस आएगा वही उसका हर बनेगा, तो 15 रख दिया। अब 62 में से 20 घटाने के बाद 15 लिखेंगे, तो 62 में से जब आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 42 बचेगा, और बराबर तो 2x आपका है ही, तो 42/15 बराबर 2x आया। अब 2x के साथ 2 की संख्या है, इसलिए दोनों में हम क्या करेंगे 2 का
भाग देंगे। तो 42 में 2 का भाग देना मतलब 15 का गुणा होगा, 15 में 2 का गुणा होगा, तो 42/15 गुणे 2 और बराबर 2x/2। तो 2 और 2 कट गया तो x बराबर 15 30, 42 में 30 का भाग देंगे। तो 42 में जब आप 30 का भाग दोगे तो 6 के पहाड़े से अंश और हर दोनों कट जाएगा, यानी 6 का पहाड़ा अगर आप 7 बार बोलोगे तो 6 7 42 यानी 7 बार है, और 6 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 30 होगा। तो यानी कि 6 के पहाड़े से 7/5 बार में जो है वो पूरा कर गया, तो हमारा योग 7/5 आएगा। अब हम इसको परिमेय संख्या में मिश्र संख्या इसको बोलते हैं, जो सही में करके दिया होता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि मिश्र संख्या हमारा होगा कि नहीं होगा? तो एक बात याद रखना कि जब अंश की संख्या बड़ी हो और हर की संख्या छोटी हो तो उसे हम मिश्र संख्या में लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 7/15 दिया है। तो अगर अंश की संख्या यानी ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो हम उसे मिश्र संख्या में नहीं लिख सकते। तो देखते हैं यहाँ x बराबर 1 सही 2/5 चेक करते हैं। 5 एकम 5 और 2 7/5 सही है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बराबर के त्रिभुज की बराबर भुजाओं का माप जो है 1 सही 2/5 है। अब अगला प्रश्न आया हमारा, देखते हैं ध्यान से। 4 क्वेश्चन नंबर 4। तो दो संख्याओं का योग 95 है, यानी कि कोई दो संख्या है जिसका योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। मान लिया कि कोई एक संख्या कितनी है, x है। अगर पहली संख्या मान लेंगे तो दूसरी संख्या तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। तो यहाँ देखो पहले हम इस तरह लिखेंगे, संख्याओं का योग बराबर 95 और पहली संख्या मान लेंगे कि x है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से वो 15 ज़्यादा है तो x + 15 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न में जैसा बोला गया है उसके अनुसार ये लिखना पड़ता है कि क्वेश्चन के हिसाब से ही हमारा जो है वो सॉल्यूशन बनेगा। तो x + 15 बराबर 95। तो जब हम इसको हल करेंगे तो x और x क्या हो जाएगा, 2x होगा, + 15 बराबर 95। अब यहाँ देखो 15 2x के साथ प्लस में है तो दोनों में से हम 15 को घटाएंगे। तो 2x + 15 - 15 और 95 - 15 कर दिया। तो अब हम जब दोनों को घटा देंगे तो 95 में से 15 जाएगा तो 80 बचेगा। अब ये तो 2x + 15 15 15 कट जाएगा तो 2x बराबर 80 हुआ। अब 2 के मतलब x के साथ 2 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब दोनों संख्याओं में दोनों पक्षों में बाएं और दाएं पक्ष में 2 का भाग देंगे। तो जब हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो 2x/2 बराबर 80/2। तो बाएं पक्ष में 2 और 2 कट गया, x बचा, और 80/2 करेंगे तो 40 दूनी 80 होता है, 40 बार में, यानी x बराबर 40 होगा। अब हम इसकी संख्या कैसे निकालते हैं, पहली संख्या जो हमने x माना था उसका मान तो 40 आ गया, और दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक थी। तो हम क्या, प्रश्न हमारा था x + 15, तो हम अब x की जगह पे 40 लिखेंगे और +15 करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो 55 आ जाएगा जवाब। यानी पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 55, इन दोनों को हम जब योग देखेंगे यानी इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो 95 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अंतर है तो मान लेते हैं हम इसे भी चर संख्या के साथ जोड़ देते हैं। तो माना पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 3x हुआ। तो 5x - 3 यानी अंतर जब बोला है तो घटाव आएगा, और योग बोलेगा तो जोड़ आएगा। तो माना पहले दोनों में अंतर, तो 5x - 3x बराबर 18 आया। तो 5 में से 3x निकाल देंगे तो 2x बचा, 2x बराबर 18 हुआ। अब 2x बराबर 18 है तो हम दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, 2 का। जब हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे तो ऐसा लिखना होगा, 2x/2 बराबर 18/2। तो अब 2 और 2 कट गया, बचा 18/2। तो अब हम क्या करते हैं कि 18 में जब 2 का भाग देंगे तो 2×9 18, 9 बार में आता है, तो यानी हमें x बराबर क्या मिला, 9। तो x बराबर कौन, यानी कि पहली संख्या जो 5x दिया है वो 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और x के यहाँ देखो लिखा हुआ है 5x के बीच में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हम ये गुणा मान लेते हैं। तो अब हम x की जगह पर 9 लिखेंगे। तो पहली संख्या बराबर 5 × 9 बराबर 45, और दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या हमारा देखो यहाँ 3x था, तो यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो 3 × 9 कर देंगे x की जगह, तो ये हुआ 27। अतः पहली संख्या बराबर 45 हुआ और दूसरी संख्या बराबर 27 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो उत्तर 6 में लिखा हुआ है कि माना 3 लगातार पूर्णांक x
पहला x मान लेते हैं, दूसरा x+1 मान लेते हैं और तीसरा x+2 मान लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार x + x+1 + x+2 इन तीनों का योग 51 है, तो बराबर 51 कर दिया। अब इन सबको जोड़ते हैं तो कितनी बार x है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3x हुआ। अब 3x प्लस यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3x + 3 बराबर 51। अब 3x + 3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 को घटा देंगे। तो 3x + 3 - 3 बराबर 51 - 3। तो अब क्या करेंगे कि 3 और 3 तो कट गया, 3x बचा, और 51 में से 3 निकाल दिया तो 48 बचा। अब 3x के साथ 48, 3x बराबर 48 है, तो दोनों पक्षों में हमें 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 3x/3 बराबर 48/3। तो यहाँ तो 3 और 3 कट गया, अब यहाँ 48 में 3 का भाग देना है। तो 48 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा, यानी कि हमारी पहली संख्या क्या आएगी, 16। अब हम आसानी से प्रश्न के अनुसार हम पहली संख्या आपका 48 x का मान आ गया, दूसरा x+1 है, तो x+1 यानी x की जगह पर हम 16 लिखेंगे और 1 को प्लस कर देंगे तो एक 17 हुआ। पहली संख्या 16, दूसरी संख्या 17, और तीसरी संख्या में देखो x+2 दिया है, तो 16 में 2 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 18। अब हम इन तीनों का जब जो योग करेंगे 16, 17 और 18 का, तो हमारा 51 जो है वो योग प्राप्त होगा, तो हमारा जवाब जो है वो सही है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब गुणजों का मतलब हुआ कि यानी उसका गुणनखंड। तो माना 8 के तीनों लगातार गुणज का योग किस तरह है, x है, दूसरा x+8 है, दूसरा x+16 है। तो अब प्रश्न के अनुसार x+8 प्लस मतलब x+16 हुआ, तो बराबर इनका टोटल योग जो है वो 888 होता है। तो हम इसे कैसे काउंट करेंगे, 3x, पहले हम सभी x को जोड़ देते हैं, तो 1 2 3 बार है तो 3x हुआ, और 8 और 16 है तो 8 और 16 कितना होता है, 24 होता है, बराबर 888। अब हम 3x + 24 है, तो दोनों में 24 को घटा देते हैं, तो यहाँ भी 24 घटा है, यहाँ भी घटा है, तो यहाँ 3x बचा और यहाँ 864 बचेगा। तो अब 3x आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, 3x का भाग दोनों पक्षों में देंगे। तो 3x का भाग 3x/3 और 864/3 किया, तो ये 3 और 3 कट गया, खाली x बचा, और फिर 864 में 3 का जब हम भाग देंगे तो 2 बार गया, 3 दूनी 6 हुआ, बचा 1, 3 फिर 3 × 6 = 15, बचा 1, फिर अब इसे जब भाग दोगे तो x बराबर 288 आएगा। 864 में जब इसका भाग दोगे तो 264 है। कैसे आएगा, अब देख लेते हैं। 3 का पहाड़ा जब 2 बार बोलोगे तो 6 होगा, यहाँ 2 बचा, ये 26 हो गया। 3 8 24 करोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 3 8 24 यानी 288 मिला। अब जब x का मान 288 आया तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। x + x+8 था, तो x की जगह पर हम 288 लिख करके 8 को प्लस करेंगे तो 296 मिलेगा। अब दूसरे प्रश्न में था x+16, तो x की जगह पर 288 और फिर 16 को प्लस करते हैं इसमें, तो 304 हुआ। अब 304, 288, 296, इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो 888 हमें प्राप्त होगा, यानी हमारा जवाब जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा आया, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना तीनों लगातार पूर्णांक ठीक पहले की तरह x, x+1, x+2 है। तो प्रश्न के अनुसार यानी कि यहाँ पर देखो 4 से मतलब 2, 3, 4 से गुणा करने, 2, 3 यहाँ क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, तो 2x + 3 ब्रैकेट x+1 + 4 फिर बटे x+2। तो अब हम इनको जब टोटल करेंगे तो 74 आया। अब हम इसको टोटल देख लेते हैं। पहले 2x + 3 रखते हैं, 3x हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा x में भी होगा, 1 में भी होगा, तो 3x + 3 हुआ, और 4 का गुणा x और 2 में करेंगे तो 4x + 8 हो गया, बराबर 74 हुआ। तो हम x को अब पहले प्लस करते हैं, तो 2x + 3x से 5x हुआ, 5 और 4x 5 4 9x हुआ, 9x हुआ, और यहाँ 3 और 8, 3 और 8 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो 9x + 11 बराबर 74। तो अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 11 को घटा देंगे। जब दोनों पक्षों में 11 को घटाएंगे
तो हमें मतलब 9x बराबर 74 माइनस 11 था, उसको हटा देंगे तो 9x बराबर 63 मिला। तो 9x बराबर 63 मिलने पर हम 9x यानी कि 9 का गुणा जो है भाग जो है वो दोनों पक्षों में कर देंगे। तो 9x बटे 9 बराबर 63 बटे 9 करेंगे तो 9 9 तो कट जाएगा बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में जब 63 में 9 का भाग देंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न में कि जैसा कि प्रश्न में दिया था कि x पहला, दूसरा x+1, तीसरा x+2 है। तो x तो हमें पहला तो मिल ही गया है, पहला जो है हमें x बराबर 7 मिला हुआ है। अब दूसरे में आ जाते हैं कि x+1 है। x+1 का मतलब कि हम x की जगह पे 7 लिखेंगे और 1 को प्लस कर देंगे तो 7 और 1 8 हो गया। दूसरे में x+2 था तो 7 + 2 कर देंगे तो 9 कर देंगे, मतलब हमारा जवाब हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा और उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए मित्रों मैं समीकरण बना देता हूँ। आगे की प्रक्रिया तो आपका सेम जैसा ही होगा, तो उसे देखिए। माना राहुल की वर्तमान आयु 5x है, 5x वर्ष है, क्योंकि उसका तो वो तो दिया नहीं है, यहाँ समानुपात में है तो 5x और 7x ले सकते हैं। और हारून का वर्तमान आयु 7x वर्ष है। अब इन दोनों का योग जो है 4 वर्ष बाद 56 वर्ष हो जाती है। तो 5x में 4 बाद, जब बाद बोलेगा तो प्लस करना है, पहले बोलेगा तो घटाव करना है। तो बाद बोला था तो 5x + 4 और प्लस 7x + 4, और दोनों का ये क्यों बीच में प्लस आया, क्योंकि दोनों का योग 56 है। तो हमारा समीकरण हो गया। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 5x + 4 था, 5 और 7 कितना होता है, 12x हो गया। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो हमारा समीकरण हो गया 12x + 8 बराबर 56। अब हमारा समीकरण बन गया है, और यही 12x + 8 बराबर 56 को आपको हल कर देना है, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। किस तरह हल करना है ये देख लो। अच्छा, तो दोनों पक्षों में से 8 को घटाने पर, क्यों 8 को घटाना, क्योंकि 12x के साथ 8 प्लस में है। तो दोनों पक्षों में से जब हमने 8 को घटाया तो 12x बराबर 48 मिला। अब दोनों यानी 12 के साथ x के साथ 12 है तो दोनों पक्षों में 12 का भाग देना होगा। तो 48 में जब हम 12 का भाग देंगे तो x बराबर 4 मिलेगा। अब हमारा समानुपात था 5x, राहुल की वर्तमान आयु 5x थी। तो अब हम 5 में x की जगह 4 का गुणा कर देंगे तो 20 वर्ष हो गया। अब आरुण में 7x था तो 7 × 4 कर देंगे तो 28 वर्ष हो जाएगा। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं के संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कुल कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर टोटल संख्या नहीं दी हुई है। तो माना बालिकाओं की संख्या x है और बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, तो हम 8x + 8 कर देंगे। अब हमारा समीकरण बन गया x + 8 बटे x बराबर 7/5। इसे हल करोगे तो 5 ब्रैकेट में x + 8 बराबर 7x हुआ। तो 5 का गुणा यहाँ करोगे तो 5x + 8 हो गया। 5x + 40 बराबर 7 होगा। तो अब हम इसे जब 5x और 40 7x है तो 7x को कॉमन ले लेंगे। जब ये प्लस वाला दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस दाईं वाला बाईं तरफ आएगा तो ये प्लस है तो माइनस होगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 5x - 7x बराबर -40। तो -2x बराबर -40 हुआ। तो -2x -40 में 2 का भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो माइनस यानी कि दोनों माइनस माइनस में आ रहा है, तो x बराबर 40/2 करेंगे। तो 40/2 करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। यानी बालिकाओं की संख्या 20 और बालकों की संख्या 20 में 8 जोड़ देंगे तो 28 होगा। अब इसी तरह यहाँ पर बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे जब हल करने जाएंगे तो सबसे पहले बाईचुंग का आयु हमें नहीं मालूम है, तो बाईचुंग की आयु को x मान लेते हैं और उसके पिताजी की आयु को x + 29 वर्ष ज़्यादा है तो x + 29 कर देंगे। अब फिर इसके बाईचुंग के दादाजी की आयु जो है उनके पिताजी से 26 वर्ष ज़्यादा है तो x + 29 + 26 कर दिया हमने।
अब कुल मतलब के बराबर x प्लस 55 वर्ष हो गया। अब प्रश्नानुसार हमारा समीकरण बनता है x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135। टोटल तीनों की आयु मिलाने पर 135 होता है। कैसे होता है? तो x कितनी बार है? 3 बार है, 3x किया। 29 और 55 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 84 आएगा, बराबर 135 हुआ। अब हम 84 दोनों पक्षों में से 84 को घटा देंगे तो बाएं पक्ष में सिर्फ 3x बचेगा और दाएं पक्ष में आपका क्या बचेगा? 51 बचेगा। तो हम x बराबर 3 दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो 51/3 हो जाएगा और हम भाग देंगे तो 17 यानी बाईचुंग का आयु 17 वर्ष होगा। उसके पिताजी जो है 29 वर्ष ज़्यादा थे तो 17 में 29 जोड़ेंगे तो 46 वर्ष होगा। अब उसके दादाजी जो है 26 वर्ष ज़्यादा थे तो 17 प्लस 29 और 26 तीनों जोड़ देंगे तो 72 वर्ष हो जाएगा, जो कि उनका मतलब ये प्रश्न का जवाब। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। लिखा है यहाँ 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु बताओ। तो जो हमें नहीं मालूम है उसे हम x मान लेते हैं, यानी रवि की वर्तमान आयु x मान लिया और इसीलिए 15 वर्ष बाद यानी x में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 15। तो अब कितना हुआ? 4 गुना होता है। 4 गुना मतलब 4x हो जाएगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर यानी कि 15 वर्ष बाद का था तो x प्लस 15 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा प्रश्नानुसार बना 4x बराबर x प्लस 15। तो अब दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में x है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो दाएं पक्ष में अगर प्लस का चिन्ह है तो बाएं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और बाएं तरफ प्लस माइनस का चिन्ह है तो वो बदल जाता है। तो अब हम 4x में से x घटा देंगे तो बराबर 15 है। तो 3x बराबर 15 हमें प्राप्त होता है। अब हम 3x जो कि x के साथ है तो हम दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे तो 3x/3 बराबर 15/3 प्राप्त हुआ। अब 3x में 3 का भाग देंगे तो हमें सिर्फ x प्राप्त होगा और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 मिलेगा, यानी रवि की वर्तमान आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। अब अगला प्रश्न है 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, यानी उसका योग -7/12 होता है। तो वह संख्या बताओ। तो मान लेते हैं वह संख्या क्या है? x है। तो अब हमारा प्रश्नानुसार क्या बनेगा समीकरण? 5/2x प्लस 3/2 बराबर -7/12। तो अब हम इसे हल कैसे करते हैं? तो 5/2x यानी इसके साथ में मतलब कि ये x की संख्या यानी गुणा है या प्लस 2/3, तो दोनों पक्षों में से 2/3 को घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो यहाँ तो सिर्फ 5/2x बचेगा और यहाँ से -7/12 में से 2/3 घटाएंगे जब तो हमें -15/12 प्राप्त होगा। तो अब हम दोनों की संख्या जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है तो हम इसमें गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे जब तो 15 में 2 का गुणा होगा तो 15 में 2 का गुणा होगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 12 में 5 का गुणा होगा तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 60x बराबर -30 आ जाएगा। अब 60x बराबर -30 हुआ था तो दोनों पक्षों में 60 का भाग देंगे। तो दोनों पक्षों में जब 60 का भाग देंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और दाहिनी तरफ जो है -30/60 था तो यहाँ -1/2 मिलेगा। अतः वह हमारी परिमेय संख्या जो है वो -1/2 हो।